था। जैसे कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया कितने प्रकार की होती है? सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। ये हमने अध्ययन कर लिया था। आज के वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कि अर्थ के आधार पर क्रिया के कितने भेद हो सकते हैं। अर्थ के आधार पर क्रिया के कितने भेद हो सकते हैं, इसका अध्ययन हम आज के वीडियो में करेंगे। तो यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपके सभी मित्रों को इसका लाभ मिल सके। क्योंकि हमारे चैनल पर हिंदी की टॉपिक वाइज क्लासेस चल रही है, क्योंकि प्रत्येक परीक्षा में हिंदी व्याकरण से सवाल अवश्य पूछे जाते हैं। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जिंदगी में प्रयास अवश्य कीजिए, जिंदगी में प्रयास अवश्य कीजिए, जिंदगी में प्रयास अवश्य कीजिए। लक्ष्य मिले या अनुभव दोनों ही अमूल्य हैं। जिंदगी में प्रयास अवश्य कीजिए, लक्ष्य मिले या अनुभव दोनों ही अमूल्य हैं। इसी विचार के साथ स्टार्ट करते हैं आज का अति महत्वपूर्ण वीडियो। आज हम देखेंगे कि अर्थ के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है। अर्थ के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है? तो अर्थ के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है, क्रियार्थक संज्ञा और प्रेरणार्थक क्रिया। क्रियार्थक संज्ञा और प्रेरणार्थक क्रिया। सबसे पहले हम देखेंगे क्रियार्थक संज्ञा किसे कहते हैं, यानी क्रियार्थक संज्ञा की डेफिनेशन क्या होती है। क्रियार्थक संज्ञा यानी जब कोई क्रिया संज्ञा के स्थान पर आकर संज्ञा का कार्य करे उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि जब कोई क्रिया संज्ञा के स्थान पर आकर संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होती है, जब कोई क्रिया संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। इसके लिए हम कैसे समझेंगे, हम कैसे जानेंगे कि क्रियार्थक संज्ञा किसे कहते हैं? तो इसके लिए हमें उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। उदाहरण के माध्यम से हम जानेंगे कि क्रियार्थक संज्ञा किसे कहते हैं। जैसे व्यायाम करना शरीर के लिए लाभदायक है। व्यायाम करना शरीर के लिए लाभदायक है। जैसा कि हम जानते हैं कि क्रिया वाक्य में कहाँ प्रयुक्त होती है? क्रिया वाक्य में कहाँ प्रयुक्त होती है? क्रिया वाक्य के अंत में आती है। हमारी क्रिया कहाँ आती है? वाक्य के अंत में आती है। लेकिन इस वाक्य में क्रिया कहाँ आ रही है? इस वाक्य में क्रिया कहाँ आ रही है? व्यायाम कौन सी है? करना। करना शब्द क्या है? क्रिया है। करना शब्द क्या है इस वाक्य में? क्रिया। व्यायाम करना, व्यायाम करना शरीर के लिए लाभदायक है। तो करना शब्द इसमें क्या है? क्रिया है। और ये कहाँ प्रयुक्त हुई है? वाक्य के प्रारंभ में। कहाँ प्रयुक्त हुई है? वाक्य के प्रारंभ में। कहने का मतलब कहाँ प्रयुक्त हुई है? ये संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुई है। तो व्यायाम करना शरीर के लिए लाभदायक है, इसमें किस रूप में क्रिया प्रयुक्त हुई है? क्रियार्थक संज्ञा। तो करना किस प्रकार की क्रिया है? इस वाक्य में करना कौन सी क्रिया है? क्रियार्थक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है। किसके रूप में प्रयुक्त हुई है? क्रियार्थक संज्ञा के रूप में। क्यों प्रयुक्त हुई है? क्योंकि वाक्य में साधारणतः क्रिया कहाँ आती है? साधारणतः क्रिया कहाँ प्रयुक्त की जाती है? वाक्य के अंत में प्रयुक्त की जाती है। लेकिन इस वाक्य में क्रिया कहाँ प्रयोग में हुई है? वाक्य के प्रारंभ में आई है, यानी संज्ञा के स्थान पर आई है। व्यायाम करना शरीर के लिए लाभदायक है। तो किसके रूप में प्रयुक्त हुई है? संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है, इसलिए ये क्या है? क्रियार्थक संज्ञा है। इसे समझने के लिए हम अगला एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे 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 देश के लिए मरना, जैसे देश के लिए मरना, देश के लिए मरना गर्व की बात है। देश के लिए मरना गर्व की बात है। देश के लिए मरना गर्व की बात है। तो देश के लिए मरना गर्व की बात में क्रिया कहाँ है? मरना। कौन सी क्रिया है? इसमें कौन सी क्रिया का प्रयोग हुआ है? मरना क्रिया का प्रयोग हुआ है। और क्रिया का प्रयोग किस स्थान पर हुआ है? देश के लिए मरना किस स्थान पर हुआ है? संज्ञा
वहां कौन सी क्रिया होती है? प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे उदाहरण से हम देखते हैं, माता ने सीता से खाना बनवाया। माता ने सीता से खाना बनवाया या माता ने सीता से खाना पकवाया। तो खाना किसने बनाया? सीता ने। लेकिन सीता को खाना बनाने के लिए प्रेरित किसने किया? सीता को खाना बनाने के लिए प्रेरित किसने किया? माता ने किया। तो बनवाया शब्द जो हमारा आया इसमें, इस सेंटेंस में जो बनवाया शब्द आया उसमें कौन सी क्रिया हुई? उसमें प्रेरणार्थक क्रिया हुई। कौन सी क्रिया हुई? प्रेरणार्थक क्रिया हुई। लेकिन प्रेरणार्थक क्रिया भी दो प्रकार की होती है। प्रेरणार्थक क्रिया दो प्रकार की, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। हमने उदाहरण लिख लिए हैं, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक, इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे राधा यह पुस्तक उठाना। राधा यह पुस्तक उठाना, इस बात में क्या है? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ है। कैसे? हम जानेंगे कैसे। राधा यह पुस्तक उठाना, हमने किसी से कहा, यानी किसी ने राधा से कहा राधा यह पुस्तक उठाना। तो जो उठाना क्रिया इसमें प्रयुक्त हुई है, उठाना जो शब्द आया है, उठाना जो क्रिया आई है, वो कौन सी क्रिया है? प्रथम प्रेरणार्थक है। क्यों? क्योंकि इसमें एक प्रेरणा है। किसी ने राधा से कहा कि राधा ये पुस्तक उठाना। राधा ये पुस्तक उठाना, राधा ने